हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि फिजिक्स में इस टाइम मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस करा रहा हूं और मैंने आपको बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, आप इनको तो जरूर लगा के जाना। आपको वैसे हम पहले भी प्रैक्टिस सेट में ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस बता चुके हैं बच्चों, बट आप इनको जरूर लगा के जाना क्योंकि 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आज भी मैं आपको 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस कराऊंगा और उम्मीद करता हूं आज की वीडियो भी आपको पहले की तरह पसंद आने वाली है। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि स्टूडेंट आप सभी को पता है कि 24 अप्रैल से आपके बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हो। अगर आप यूपी बोर्ड से हो तो तैयारी स्टार्ट कर दो। आपने अगर बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है लेकिन अब ये 1.5-2 महीने अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो भी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो स्टूडेंट 20 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और मैंने कई क्वेश्चंस आपको दिए थे तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी किए, तो उस ज़्यादातर बच्चों के आंसर राइट थे। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहा करो, ठीक है ना, और क्वेश्चंस के आंसर जरूर किया करो जो भी मैं आपसे पूछा करूं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, वैसे क्वेश्चन नंबर 21 है ये, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 21, क्योंकि हम 20 पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है? तो लेंज का नियम तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के 2 नियम बताए थे मैंने। जो दूसरा नियम है बच्चों उसको हम लेंज का नियम कहते हैं। किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे कि यह स्वयं उत्पन्न हुई है। तो लेंज का नियम क्या बताता है? लेंज का नियम स्टूडेंट ऊर्जा के संरक्षण को व्यक्त करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा का संरक्षण। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। क्वेश्चन क्या था बच्चों, और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक है, उसमें जो प्रोसेस बताया गया वैसा कर लेना। आपको हम फ्री में क्रैश कोर्स ज्वाइन कर देंगे क्योंकि ये पीडीएफ हम क्रैश कोर्स में ही देने वाले हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मॉडल पेपर है, अनसोल्व पेपर है, सारी चीजें आपको क्रैश कोर्स में हम प्रोवाइड करेंगे जो इस टाइम फ्री है, केवल 1 या 2 दिन के लिए ऑफर है। तो जो वीडियो में बताया वैसा प्रोसेस कर लो आज ही, ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों। इसमें कह रहा है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का ज्ञान होता है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का ज्ञान होता है। किस नियम के द्वारा ज्ञान होता है? यहां पर हमको ऑप्शंस दे रखे हैं बच्चों। लेंज के नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, बायो सेवर्ट के नियम से या एम्पियर के नियम से। तो बहुत सारे बच्चे लेंज का नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो प्रेरित विद्युत धारा की जो दिशा है इसका ज्ञान बच्चों लेंज के नियमानुसार होता है। हम बता सकते हैं किसी भी सर्किट में कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, तो लेंज का नियम, ठीक है ना, लेंज के नियम के द्वारा। तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का ज्ञान किसके द्वारा होता है? लेंज के नियम के। क्लियर है सभी को? और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, देखो आपने एक फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम पढ़ रखा है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, इसके द्वारा हम क्या ज्ञात करते हैं? चुंबकीय बल की दिशा। क्लियर है सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 23, इसमें क्या कह रहा है बच्चों, यदि L तथा R क्रमशः प्रेरकत्व हैं। L क्या है? हमारा प्रेरकत्व है, इस क्वेश्चन को सही तरह समझना, और R बच्चों हमारा प्रतिरोध है। क्या है? प्रतिरोध। तो ये इसमें कह रहा है L/R की विमा होगी। L/R की विमा हमसे पूछिए कि L/R की विमा क्या होने वाली है। देखो बच्चों, आपने अगर पढ़ रखा है तो आपको पता होगा N∅B बराबर Li भी पढ़ा होगा आपने। N∅B बराबर Li पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा? नहीं पढ़ रखा तो कोई दिक्कत नहीं। और E बराबर -L ΔI/ΔT शायद पढ़ा होगा, उम्मीद करता हूं आपने ये पढ़ा होगा। अगर मुझे L से मतलब है तो L बराबर हो जाता है E/ΔI/ΔT। E का यूनिट क्या होता है? वोल्ट, और ΔI एम्पियर, और ΔT हमारे ऊपर पहुंच जाएगा इनटू सेकेंड। तो L का मात्रक हमारा ये निकल के आ चुका है। फिर बात करेंगे बच्चों हम R की, तो R बराबर आप सभी ने पढ़ रखा है V/I। तो हम इसका यूनिट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? वोल्ट प्रति एम्पियर। समझ लेना जो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। क्लियर है? हमें इसने बोला है L/R। क्या बोला है बच्चों? L/R। तो L/R, L का मात्रक देखिए क्या है? वोल्ट सेकेंड बटे एम्पियर, यही तो है, और इसका है वोल्ट प्रति एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर,
ठीक है बच्चों, तो एम्पियर से एम्पियर कैंसिल, वोल्ट से वोल्ट कैंसिल, क्या बचा केवल सेकंड। तो L अपॉन आर का अगर मात्रक पूछा जाए कि L अपॉन आर का मात्रक क्या होगा, तो बच्चों वो सेकंड होगा, और इसी से आप विमा बना सकते हो L अपॉन आर की, क्या निकल के आएगी T। तो राइट आंसर है हमारा T। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपको LT, L अपॉन T, T, तो हमारा C ऑप्शन बच्चा लोग एकदम सही है, T। L अपॉन आर की विमा क्या होगी बच्चों, T होगी। क्लियर है ना सभी को। 3 क्वेश्चन आज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 इसमें कह रहा है प्रेरकत्व का मात्रक है। प्रेरकत्व का मतलब केवल L का मात्रक आपसे पूछा है। समझना जो मैं आपको समझाने वाला हूं बच्चों। देखिए हमें केवल L के मात्रक से मतलब है, मैं इसी से पूरा मात्रक बना सकता हूं। वोल्ट प्रति एम्पियर को हम क्या कहते हैं, आर का मात्रक आप सभी ने ओम पढ़ रखा है, तो वोल्ट प्रति एम्पियर को ओम कहते हैं, शायद ज्यादातर बच्चों को पता होगा। वोल्ट पर एम्पियर को क्या बोला जाता है बच्चा लोग, ओम बोला जाता है। अब मैं वोल्ट प्रति एम्पियर की जगह क्या लिख दूंगा, ओम, और बराबर में हमारा क्या चल रहा है, सेकंड। तो अगर आपसे पूछा जाए एल का मात्रक वैसे हेनरी होता है, क्या होता है, हेनरी, लेकिन इसका मात्रक ओम सेकंड भी होता है। क्या होता है, ओम सेकंड। ओम सेकंड को हम हेनरी कह सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर है ए ऑप्शन, इसमें एकदम सही है। प्रेरकत्व का हमसे मात्रक पूछा था बच्चों, अगर हेनरी दे रखा होता तो हम हेनरी पर क्लिक कर देते, बट यहां पर उसने हेनरी नहीं दिया है। हेनरी प्रेरकत्व का मात्रक है तो ओम सेकंड इसका मात्रक होगा, और अगर हेनरी दे रखा होता तो हम हेनरी पर टिक कर देते। तो इसका मात्रक हमारा ए ऑप्शन बच्चों एकदम सही है, ओम सेकंड। क्या सही है, ओम सेकंड। क्लियर है सभी को। उम्मीद करता हूं ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसकी पीडीएफ मैंने आपको बता दिया है बच्चों कैसे मिलने वाली है, तो उस प्रोसेस को कर लेना। इसकी पीडीएफ भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 25 है। ये बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं बच्चों, ये फालतू का कोई क्वेश्चन मैंने इसमें नहीं लिया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं जो कि बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो इनकी तैयारी तो आप जरूर कर लेना, और भी कर सकते हो अपनी तरफ से। यार अभी टाइम हमारे पास बहुत बचा हुआ है, देखा जाए तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो इस टाइम में भी। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है बच्चों, इसमें कह रहा है एक अमीटर का प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में पाठ्यांक। देखो अमीटर हो या वोल्टमीटर हो, ये जो वैल्यू मापते हैं वो आरएमएस वैल्यू होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो हमको पाठ्यांक में जो दे रखा है बच्चों प्रत्यावर्ती धारा है, तो ये IRMS दे रखा है। कितना दे रखा है इसने, 4 एम्पियर। एक अमीटर का प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में पाठ्यांक 4 एम्पियर है। परिपथ में धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान मतलब I0 हमसे पूछा है। तो बच्चों आप सभी ने सूत्र पढ़ा होगा, IRMS बराबर I0 अपॉन √2। ऑब्जेक्टिव में हमारे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, इस चीज को याद रखना। IRMS कितना दे रखा, 4 इज इक्वल टू I0 अपॉन √2। तो हम इसके नीचे 1 मानकर क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, तो I0 का मान कितना आ गया, 4√2 एम्पियर। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है, 4√2 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है बच्चों, अनुनाद की स्थिति में, किसमें, अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ की आवृत्ति। यार आप सभी को मैं बता चुका हूं ये चीज, तो शायद सभी को पता भी होगी। अगर अनुनाद की स्थिति है तो उस कंडीशन में एक्सएल का मान एक्सी के इक्वल हो जाता है। एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल, और एक्सी बराबर होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, और ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ एल इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। ठीक है बच्चों, मुझे एफ से मतलब है, मैं 2 पाई एल इधर पहुंचा दूंगा, तो एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एल है। क्या है, 2 पाई एल है हमारा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 पाई का 2 पाई में मल्टीपल करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, और एफ हमारा ये है, एक एफ ये है, तो यहाँ पर हम एफ स्क्वायर कर देंगे इसे, 4 पाई स्क्वायर हो गया, और एल सी है एल सी। अगर मैं इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर अंडर आ जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर एल सी। तो 4 पाई स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, 1 अपॉन 2 पाई। क्या निकल के आएगा बच्चों, 4 को बाहर निकालोगे 2 आ जाएगा, पाई स्क्वायर को निकालोगे तो पाई रह जाएगा, और अंडर के अंदर 1 अपॉन एल सी। शायद सभी को पता होगा, बहुत अच्छे से मैं ये चीजें बता चुका हूं आप सभी को। तो हमारा बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है एकदम, एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर के अंदर 1 अपॉन एल सी। ये हमारा राइट आंसर होगा। अगर हमारी अनुनाद की स्थिति है तो एलसी परिपथ की आवृत्ति हमारी इतनी होती है। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, चलिए मैं यहां पर ही करा दे रहा हूं उसको। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला है बच्चों, समझ लीजिए।
एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध को लेते हैं हम लोग R से, तो R कितना दे रखा है इसने 8 ओम, तथा 6 ओम प्रतिघात का प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। प्रतिघात मतलब प्रेरण प्रतिघात, तो एक्सएल हमें कितना दे रखा है बच्चों इसने 6 ओम, और दोनों श्रेणी क्रम में हैं। हमारा प्रतिरोध है और फिर हमारा प्रेरकत्व है, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। ये हमारा 8 है और ये हमारा 6 ओम है। उसके बाद कह रहा है परिपथ की प्रतिबाधा, कौन सा सर्किट हो गया बच्चों ये हमारा हो गया LR सर्किट। कौन सा हो गया LR सर्किट। और LR सर्किट के लिए आप जानते हो अगर हमें Z निकालना है तो Z बराबर अंडर के अंदर R² प्लस XL²। सभी को मैं करा चुका हूँ, ये चीजें बता भी चुका हूँ। R की वैल्यू बच्चा लोग कितना दे रखा है देखिए जरा 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस XL कितना है 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 6 का स्क्वायर होता है 36। टोटल ऐड करोगे कितना आ गया 100 और 100 को बाहर निकालोगे तो 10 ओम। तो Z हमारा परिपथ की जो प्रतिबाधा है बच्चों वो 10 ओम निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बी। क्या था सवाल में कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध है तथा 6 ओम का प्रतिघात है, प्रेरकत्व ये श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। परिपथ की प्रतिबाधा हमसे पूछी थी। तीनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 क्वेश्चन हमारे और कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ये आप सभी के लिए होमवर्क है, करके देखना। इसका जो भी आंसर आए आप मुझे कमेंट करके बता देना। हिंट मैं दे रहा हूं किस टाइप से इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो टेंशन ना लो, मेहनत करते रहो। आपको सारी चीजें कराई जा रही है बहुत अच्छे से, क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा, हर चीज आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। बट यार तभी सब कुछ हो पाएगा जब आप खुद मेहनत करोगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। इसमें कह रहा है समय t की विमा नहीं है। समय t विमा नहीं है। समय t विमा नहीं है। किसकी नहीं है? ऑप्शन हमको दे रखे हैं। ए L/R की, तो ये तो मैंने बता दिया था समय t की विमा होगी इसकी। तो RC की, RC की, R क्या है यहाँ पर प्रतिरोध, C क्या है धारिता। √LC की, √LC की। उसके बाद डी ऑप्शन है बच्चों R/C की। किसकी? R/C की। तो यहां पर जो भी राइट आंसर है बच्चों आप बताना मुझे। जो समय t विमा है वो किसकी नहीं होगी? L/R की नहीं होगी, RC की नहीं होगी, या √LC की नहीं होगी, या फिर R/C की नहीं होगी। तो जो भी राइट आंसर हो आप इसे करके देखना। L बच्चों यहां पर प्रेरकत्व है। क्या है? प्रेरकत्व है। इसका यूनिट भी मैं आपको लिख दे रहा हूं। एक तो ओम सेकंड होता है और बच्चों एक आपका हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी। R हमारे यहाँ पर प्रतिरोध है। R क्या है? प्रतिरोध। इसका जो यूनिट है वो ओम होता है, या एक और होता है वोल्ट प्रति एम्पियर। क्या होता है? वोल्ट प्रति एम्पियर। और जो C है बच्चों वो हमारा धारिता है। इसका जो यूनिट है बच्चों फैराड होता है, C बराबर Q/V, या फिर होता है आपका कूलम प्रति वोल्ट। कूलम प्रति वोल्ट। तो इनसे आप पूरा सॉल्व कर सकते हो बच्चों और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूं जो भी आंसर आए आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे। मुझे भी तो पता पड़ना चाहिए ना कितने बच्चे क्वेश्चन करते हैं। मेहनत करोगे तभी बेटा फल मिलेगा, अदरवाइज फल नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं यहां पर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन है बच्चों यहां पर स्थिर आवेश द्वारा, स्थिर आवेश द्वारा। बी ऑप्शन है आपका नियमित वेग से गतिशील आवेश द्वारा। नियमित या नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा। सी ऑप्शन है बच्चों आपका त्वरित आवेश द्वारा। त्वरित आवेश द्वारा। एंड डी ऑप्शन है बच्चों आपका आवेशहीन कण द्वारा। आवेशहीन कण द्वारा। तो आप सभी को याद रखना है बच्चों, जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती हैं। किसके द्वारा उत्पन्न होती हैं? त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सी ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें कह रहा है बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। विद्युत चुंबकीय
तरंगों की प्रकृति या नेचर होती है, मतलब नेचर कैसा होता है, प्रकृति होती है। तो बच्चों आप सभी को यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है आपको, जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं इनकी जो प्रकृति होती है बच्चों, वो ए ऑप्शन हमारा एकदम सही है, अनुप्रस्थ। इनकी प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ। ये ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, अनुप्रस्थ प्रकृति होती है इनकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें कह रहा है विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए, उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ लिखा गया है। विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, ऑप्शंस आपको दे रखे हैं बच्चों, अल्फा किरण है, नो। बीटा किरण है, नो। ये रेडियोएक्टिव किरण है, धन किरण है, नो। विद्युत चुम्बकीय विकिरण एक्स किरण है। तो याद रखना यार, विद्युत चुम्बकीय विकिरण इन चारों में से कौन है, एक्स किरण है। एक्स किरण विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। अल्फा बीटा किरण है रेडियोएक्टिव, आप सभी को पता है रेडियोएक्टिव पदार्थ है, वो अल्फा बीटा गामा रे छोड़ता है। और धन किरण भी नहीं है, ठीक है। तो हमारी विद्युत चुम्बकीय विकिरण कौन सी है, एक्स किरण है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सी ऑप्शन बच्चों एकदम सही होगा, एक्स किरण है। क्लियर सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। तो यहीं पर मैं दिखा दे रहा हूं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 32, इन क्वेश्चंस को आज ही तैयार कर लेना, 60 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य की विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। तो सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य की विद्युत चुम्बकीय तरंगें मैं आपको बता चुका हूं, वो होती हैं रेडियो तरंगें। कौन सी होती है? और सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य की गामा किरण, रेडियो तरंगें, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य की अगर तरंग पूछी जाती है बच्चों, तो रेडियो तरंगें होती हैं। इस चीज को आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 33, इसमें कह रहा है बच्चों, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर है, आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर है, तो अपवर्तन कोण का मान कितना होगा, ये हमको बताना है। तो आपने क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण की परिभाषा सुनी होगी, आप सभी को मैंने लिखा ही है। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। तो क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी ऑप्शन एकदम सही होगा, 90 डिग्री। तो यार बहुत सारी चीजें आपको डेफिनेशन से मिल जाती हैं, ठीक है। 34 भी यहीं पर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 34 अच्छा है, पूछा जा सकता है। जो प्रकाशिक तंतु है, जो ऑप्टिकल फाइबर है, वो निम्न में से प्रकाश के किस गुण का प्रयोग किया जाता है। मतलब प्रकाशिक तंतु अगर हमें ऑप्टिकल फाइबर बनाना है तो उसे बनाने के लिए प्रकाश के किस गुण का यूज करते हैं। तो आप सभी को पता होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी ऑप्शन एकदम सही है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगर हमें प्रकाशिक तंतु को बनाना है तो उसे बनाने के लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग करना होगा। जल्दी से आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 34 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब तक आज हम 14 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया? चलिए इसको मिटा देते हैं। सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, सारे क्वेश्चंस को आप लगा लेना, इनको तो कम से कम लगा ही लेना यार, और भी तैयारी करते रहो, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करो बिल्कुल भी, टाइम इज सो प्रीसियस। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ यार, समझा करो थोड़ा सा। और बहुत सारे बच्चे कहते सर स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाओ, डिजिटल बोर्ड। बेटा नेक्स्ट जो सेशन होगा ना हमारा 2021 के लिए, 2021-22 के लिए, वहाँ पर हम डिजिटल बोर्ड और लाइव क्लास ही देने वाले हैं, ठीक है। जो बच्चे 11th में हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो सारी क्लासेस लाइव रहेंगी, सारी क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पर रहेंगी। इस साल नहीं प्रोवाइड कर पाए थोड़ा सा हम, क्योंकि यहाँ गांव से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर इंटरनेट प्रॉब्लम था, तो हमने थोड़ा बाहर सेटअप कर दिया पूरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें कह रहा है दो लेंस जिनकी शक्तियां आपको दे रखी हैं, मतलब शक्ति P1 दे रखी है 4D 4 डायोप्टर एंड P2 आपको दे रखा है -2 डायोप्टर, संपर्क में रखे हैं, उनकी संयुक्त फोकस दूरी होगी। तो पहले हम इसकी लेंस की संयुक्त क्षमता निकालेंगे, P बराबर P1 प्लस P2। P1 है 4 प्लस माइनस -2, तो 2 डायोप्टर निकल के आ जाएगी। P बराबर आप सभी ने पढ़ रखा होगा 1/f, और f किस में होता है बच्चों, मीटर में। हमको निकालना f है, तो हम क्रॉस मल्टीपल मार के f बराबर 1/p लिख सकते हैं, 1/2। तो ये आ जाएगा बच्चों, 2 से डिवाइड करोगे 1 को तो 0.5 मीटर, और इस सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो इसी में आप 100 से गुणा कर दोगे, तो 0.5 × 100। अब ये वैल्यू हमारी किस में चेंज होगी बच्चों, सेंटीमीटर में। तो 100 का गुणा इसमें करोगे तो 50 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर
50, बी ऑप्शन एकदम सही होगा आपका, ठीक है, 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 36, अच्छा क्वेश्चन है। आकाश का जो रंग नीला है वो किसके कारण होता है? मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं यहाँ पर, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आकाश का रंग नीला होता है क्यों? आपको बताना है क्यों। ऑप्शंस हैं आपके पास, प्रकीर्णन के कारण, बाई स्कैटरिंग, प्रकीर्णन के कारण। बी ऑप्शन है बच्चों आपका परावर्तन के कारण, परावर्तन के कारण। एंड सी ऑप्शन है विवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण। एंड डी ऑप्शन है बच्चों आपका अवशोषण के कारण। तो जो भी राइट आंसर हो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे। आकाश का ज़्यादातर यार बच्चों को पता होगा इसका आंसर, मुझे पता है, हमारे बच्चे होशियार हो चुके हैं। तो आकाश का जो रंग नीला दिखाई देता है वो किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण, विवर्तन के कारण या अवशोषण के कारण। तो जो भी राइट आंसर हो आप हमें कमेंट करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 37, इसमें कह रहा है बच्चों, जिस भौतिक घटना के लिए सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था वह है प्रकाश का ध्रुवण, विवर्तन, व्यतिकरण या प्रकीर्णन। आप सभी को पता है सर सीवी रमन जो हैं उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने प्रकीर्णन के संबंध में बहुत योगदान दिया है, तो प्रकीर्णन के लिए डी ऑप्शन हमारा एकदम सही है, प्रकीर्णन। सर सीवी रमन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? प्रकीर्णन, स्कैटरिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 38, इसमें क्या कह रहा है बच्चों समझिए। इसमें कह रहा है किसी परावर्तक दूरदर्शी के अभिदृश्यक लेंस का व्यास d है, यदि प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा हो तो उसकी विभेदन क्षमता होगी। तो यार आपको बता चुका हूं मैं, विभेदन सीमा बराबर क्या होता है? दूरदर्शी की बात कर रहा हूं मैं, दूरदर्शी की विभेदन सीमा होती है 1.22 लैम्डा अपॉन डी, और जो विभेदन क्षमता है वो विभेदन सीमा का उल्टा होती है। तो विभेदन क्षमता अगर हम निकालेंगे, विभेदन क्षमता बराबर 1 अपॉन विभेदन, ये सूत्र याद रख लेना, ठीक है ना, छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो 1 अपॉन 1.22 लैम्डा अपॉन डी, डी आपको ऊपर पहुंच जाएगा, तो डी अपॉन 1.22 लैम्डा। डी इसमें कैपिटल दे रखा है तो आप यहाँ पर कैपिटल बना सकते हो, ठीक है, मैं इसको कैपिटल यूज़ कर सकता हूँ। तो आपका यही आंसर है, तो बी ऑप्शन बच्चों आपका एकदम सही होगा, डी अपॉन 1.22 लैम्डा। क्वेश्चन नंबर 39 इसी से रिलेटेड है बच्चों। इसमें कह रहा है कि दूरदर्शी की विभेदन क्षमता निर्भर करती है, दूरदर्शी की जो विभेदन क्षमता किस पर डिपेंड कर रही है? अभिदर्शक के द्वारक पर और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर। तो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता निर्भर करती है अभिदर्शक की फोकस दूरी पर, नहीं, नेत्रिका की फोकस दूरी पर, नहीं, एफ तो है ही नहीं उधर साइड यार, दूरदर्शी की लंबाई पर, नहीं, अभिदर्शक के द्वारक पर। दिस इज अ राइट आंसर। तो 39 का डी ऑप्शन एकदम सही होगा। जो दूरदर्शी की विभेदन क्षमता है वो अभिदर्शक के द्वारक पर डिपेंड करती है, अभिदर्शक के द्वारक पर। एंड लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है बच्चों, और शायद सभी को इसका आंसर पता होगा। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध हमको बताना है, किसमें? फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध। ऑप्शंस मैं आपको बता दे रहा हूं और राइट आंसर आपको बताना है मुझे। R बराबर F/2, F बराबर 3R, A, B एंड C है F बराबर R/2 एंड D है बच्चों F बराबर R/4। तो ये बच्चों आपका होमवर्क है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 एंड ये भी आपका 36, ये भी होमवर्क है। मुझे आप कमेंट करके बताओगे कि इनके राइट आंसर क्या है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आज के जितने भी क्वेश्चंस थे वो आपकी समझ में आ गए होंगे। इसकी आपको एक और वीडियो देखने को मिलेगी जो कि कल ही प्रोवाइड होगी, कल ही आपको 20 क्वेश्चंस और कराए जाएंगे। तो टोटल 60 क्वेश्चंस तो तैयार कर लेना, उसके साथ साथ और भी तैयार कर सकते हो जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, हम और भी कराएंगे, टेंशन मत लो, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको तो आप जरूर लगा लेना। तो स्टूडेंट आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है ना? तो कमेंट कर दो और एक अच्छा सा लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, जिससे वो भी हमारी वीडियोस का फ्री में फायदा उठा सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या आप IIT JEE की प्रिपरेशन करना चाहते हो? तो आज मैं आपको जो प्लेटफॉर्म बताने वाला हूं स्टूडेंट, वो इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है अनअकैडमी। यहाँ पर स्टूडेंट ये आपके लिए परफेक्ट स्टडी पार्टनर है IIT JEE के लिए, और यहाँ पर स्टूडेंट न्यू बैचेस एवरी मंडे स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले से ही
तैयारी कर रहे हैं, आप भी उनके साथ तैयारी कर सकते हो। और स्टूडेंट को यहाँ पर प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का फायदा क्या है, क्या क्या एक्सेस कर सकते हो आप सभी। तो इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स आपको टीच करेंगे, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होंगी, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होंगे और उनकी पीडीएफ भी आपको दी जाएगी। ये स्टूडेंट प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और भी मैं आपको फीचर्स बता दे रहा हूँ स्टूडेंट, आप घर बैठे ही सारी की सारी क्लासेस ले सकते हो। जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी पर आपका अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा। यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, बहुत सारे बैच कोर्सेज होते हैं, मेंटरशिप एंड गाइडेंस होगा टॉप एजुकेटर्स द्वारा, आपको मेंटर करेंगे किस टाइप से आपको तैयारी करनी है। और भी स्टूडेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, एग्जॉस्टिव ओवरेज ऑफ सिलेबस, आपका जो सिलेबस है वो भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कराया जाएगा। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज होंगी, स्टडी मटेरियल जो मिलेगा स्टूडेंट वो पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। सारी चीजें मिलेंगी जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले लोगे तब। और स्टूडेंट देखो कैसे प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप 10% ऑफ हो जाएगा अगर आप उस लिंक पर क्लिक करके जाते हो तो। और देखो इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स हैं फॉर IIT-JEE, यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट इतने सारे टीचर्स इंडियाज टॉप एजुकेटर्स हैं। मनोज चौहान सर हैं, अमन धतरवाल सर हैं, शरद कोटरी सर हैं, DC पांडे सर हैं, इंडियाज टॉप एजुकेटर्स हैं जो कि आपको IIT-JEE के लिए पढ़ाने वाले हैं। और स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो एवरी मंडे यहाँ पर बैचेज स्टार्ट होते हैं, JEE 2021 के लिए, JEE 2022 के लिए, JEE 2023 के लिए। इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में स्टार्ट होंगे। यहाँ पर पूरा देख सकते हो ड्यूरेशन कितने कितने टाइम के लिए है, ठीक है। और आप कैसे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो स्टूडेंट, तो जैसे ही आप नीचे लिंक है उस पर क्लिक करोगे, गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपको एंटर इन्वाइट कोड पूछेगा, वहाँ पर आपको स्मार्ट स्टडी डालना है। क्या डालना है? स्मार्ट स्टडी। अगर आप डालोगे तो बच्चों आपका 10% ऑफ हो जाएगा। और अगर आप 10% ऑफ चाहते हो तो डालना पड़ेगा, नहीं चाहते हो तो मत डालना, बट डालना जरूर, तभी आपको 10% ऑफ मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। ओके स्टूडेंट।